हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पूरा पढ़ लिया था, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाना चाहता हूं नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट? व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट? ब्राउन रिंग टेस्ट आपका क्या होता है बच्चों? ये हम सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ेंगे। सॉल्ट एनालिसिस नाम का चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं बच्चों क्या है ये चैप्टर, क्या है आपका एग्जाम इसमें। तो सॉल्ट एनालिसिस, व्हाट इज अ ब्राउन रिंग टेस्ट? ब्राउन रिंग टेस्ट आपका क्या होगा उसको समझते हैं। सॉल्यूशन समझते हैं बच्चों। दिस इज अ टेस्ट फॉर NO3 माइनस आयन, NO3 माइनस आयन। अब आप लोग जानते हो बच्चों ये NO3 माइनस आयन का टेस्ट है। तो क्या होगा सबसे पहले कि ये रिएक्शन तो मैंने आपको लिखा रखी थी, ये जान पे इस रिएक्शन को आप अच्छे से जानते होंगे। चाहे NaNO3 लिखो, चाहे NaNO3 माइनस लिखो। ठीक है, तो क्या होता है ये आपका NO3 माइनस Fe को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? Fe+3 में। तो यहां पर SO4 होल्टवाइज, यहां पर होल्थराइज बन जाएगा और यहां पर NO आपका NO में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर जो आपका नाइट्रेट आयन है यहां पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये आपका किस में चला जाएगा? +2 में, और साथ में यहां पर H2O निकलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पर +5 से +2, यहां पर +2 से +3। ये रिएक्शन मैंने आपको कहां लिखाई थी बच्चों? ये रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ NO, प्रिपरेशन मेथड ऑफ NO में लिखवाया था ये रिएक्शन बच्चों। वहीं से ये रिएक्शन आप फिर से देख सकते हो। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है? NO3 माइनस आयन Fe को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जब ये आपका FeH2O ये आपका एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में होगा। तो जब ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो यहां पर ये इस तरीके से +3 होगा। बात क्लियर है? यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बच्चों? +3 आ गया। ठीक है, यहां पर सॉरी ये आपका एक्वस में होता है। ठीक है, ये आपका एक्वस में होता है तो यहां पर +2 है। अब देखो क्या करेगा, NO के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। अब इसमें सारा पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसमें कुछ एक्वस सॉल्यूशन वाला भी पार्ट होगा, FeH2O6 वाला। ठीक है, FeH2O6 वाला +2 वाला भी पार्ट होगा जो NO के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा H2O6NO। ठीक है, H2O5NO बना लेगा, H2O5NO, और यहां पर +2 और यहां पर H2O। अब इस बात को ध्यान से समझना कि यहां पर क्या होगा कि NO की वजह से आपका कौन सा कलर जनरेट होता है? ब्राउन कलर। तो यहां पर इस बात को समझना, यहां पर आपका क्या होगा? ये ब्राउन कलर टाइप का होगा। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया बच्चों? एक मैंने ले लिया FeSO4 और एक मैंने ले लिया NO3 माइनस। तो क्या होगा? फर्स्ट NO3 माइनस खुद आपका रिड्यूस होके Fe को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद इसमें हम यहां पर टेस्ट ट्यूब के साइड वॉल से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब साइड वॉल से ही ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर मैं रखता हूं तो यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप। बच्चों डायरेक्टली डालेंगे तो ब्राउन रिंग हमारा कभी नहीं बनेगा, हमको साइड वॉल से ही H2SO4 डालना पड़ेगा। तो साइड वॉल से H2SO4 डाला तो यहां पर जो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? यहां पर एक रिंग क्रिएट आपकी हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? ब्राउन रिंग। और ब्राउन रिंग किसकी वजह से क्रिएट होती है बच्चों? FeH2O5NO। इस चीज को ध्यान रखना है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी आएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी इसका क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन का। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप लोगों को निकालना है। इसमें Fe में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल के मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कौन सी? ऑक्सीजन फैमिली के बारे में।
तो ऑक्सीजन फैमिली के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट बताना चाहता हूं कि एक बार आप लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को एक बार नाइट्रोजन फैमिली को एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्यों करते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट एटम क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? ऑक्सीजन फैमिली सिंपली, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, या फिर इसको बोल देते हैं सिक्स्थ ए एलिमेंट। क्या बोल देते हैं? सिक्स्थ ए एलिमेंट, ठीक है, ये भी हम इसको बोल देते हैं। अब इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे बच्चों? यहां पर आपके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा एलिमेंट्स आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन और सल्फर आपका कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चों? नॉन मेटल की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएगा बच्चों। ये दोनों आपके कौन सी कैटेगरी में आएगा? सेमी मेटल की कैटेगरी में। सेमी मेटल की कैटेगरी में। यह आपका किसके कैटेगरी में आएगा? मेटल की कैटेगरी में। एक्चुअली पोलेनियम आपका क्या होता है बच्चों? रेडियो एक्टिव होता है, जिसका जो हाफ लाइफ होता है, इसका टी हाफ। देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हाफ लाइफ कितना होगा? यहां पर इसका होगा 13.8 आवर्स। अब जो रेडियो एक्टिव है पोलेनियम कैसे बनता है? पोलेनियम आपका क्या बनता है? और पोलेनियम विल फॉर्म बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डिके से बनता है बच्चों। ये थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव है और इसको मेटल की कैटेगरी में हमने रखा है। ये सारी बातें ध्यान रखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूं, आप लोग खुद इसको समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब इसका हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा? 8, ठीक है। इसका 8 होगा, तो इसका कितना होगा? 16 में आप ऐड करते जाओ, जिस तरीके से इसमें ऐड करते जाओगे अपने आप आपका क्या आ जाएगा बच्चों? एटॉमिक नंबर। कि क्या ऐड करना है? 8। अब 8 के बाद फिर से आप यहां पर 8 ऐड करो, यहां पर आपको 32 ऐड करोगे, क्योंकि इसके आगे को कौन सा आ जाएगा बच्चों? आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें अब आप 32 ऐड करो। जब आप इसमें 32 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 32 नहीं 18 ऐड करो, तो 16 + 8 2 हो जाएगा। और यहां पर 16 + 18 ये हो जाएगा बच्चों आपका 34 आ जाएगा। देन आफ्टर आपको क्या ऐड करना है? फिर से आपको 18 ऐड करना है। 34 में 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 4 5 52। फिर यहां पर आपको कितना ऐड करना है? यहां पर आपको 32 ऐड करना है। 32 मतलब क्यों? 18 + 14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट के। तो यहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है, तो यहां पर आप ऐड करो 52 + 32, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4 और 84। तो ये आपका हो गया इसके एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये आपके इसके क्या हो गए बच्चों? सबके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में कैसे? 8 18 32। इसमें 8 ऐड किया, इसमें 8 ऐड किया, इसमें 18 ऐड किया, ठीक है ना। इसमें 16 में 18 ऐड किया, फिर इसमें 18 ऐड किया, फिर इसमें 32 ऐड किया, तो ये आ गया एटॉमिक नंबर। ऐसे निकाल लिया, ठीक है। ये तो काफी सिंपल था और काफी इजी था। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी नाइट्रोजन फैमिली में बात किया था अकरेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अकरेंस के बारे में हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का अकरेंस कैसा है और कितना है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। मोस्ट मेटल नहीं है बच्चों ये, सॉरी, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है बच्चों ये, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अब देखो
9% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितने से हो आपका हो बच्चों, इसमें होता है 20.9%। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर पे जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम कहां से आता है? आपका जो ऑक्सीजन जो जनरेट करता है वो आपका अमेजोन आपका जनरेट करता है सबसे ज्यादा अमाउंट में 13%, मतलब 20.9% का भी 13%, मतलब इसको अगर 20.9% में अगर मैं बोलूं कि 13/100 पार्ट, इसका 13/100 पार्ट आपका अमेजोन जनरेट करता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। 46.6 इन अर्थ क्रस्ट। अब देखो 46.6% इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा। अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, नहीं तो आपके किसके फॉर्म में मिलेगा? ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा, नहीं तो सिलिकेट्स के फॉर्म में। एंड सिलिकेट में होता है ना बच्चों SiO4 2 माइनस लिखते तो यहां पर ऑक्सीजन होता है, सिलिकेट के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, एंड सिलिकेट फॉर्म में। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट इसका क्या है बच्चों कि 90%। अब आप देख सकते हो वाटर का टोटल मास 18 वाटर का टोटल मास कितना होगा? 18/16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अप्रोक्सीमेट 90% आएगा। तो 90% इन वाटर में आपको कितना मिलता है बच्चों? ये आपका 90%। वाटर में कितना मिलेगा बच्चों? ये आपका 90%। अब देखो ये तो हो गया आपके ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं सल्फर के बारे में, तो इसी में बता देता हूं, यहां पर साइड से रब कर देता हूं। अब देखो सल्फर के बारे में। अब देखो सल्फर भी आपका कौन से फॉर्म में मिलेगा हमेशा बच्चों? आपका सल्फाइड और सल्फेट के फॉर्म में। सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट। अभी मैं कुछ नाम लिखाऊंगा, वो नाम आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, आगे जाके काम आएंगे, आगे जाके आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे नाम, तो अभी से ही आप लोग नाम को ध्यान रखो। ठीक है, सल्फाइड एंड सल्फेट और कर लो इसको। और का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है बच्चों आपका, एक तो और होता है, ठीक है, एक वो और होगा, और एक आपका मेटल होगा। ठीक है, मेटल और मतलब आपका मिनरल होगा, सॉरी, और एक होगा बच्चों आपका मिनरल और में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मिनरल और में क्या डिफरेंस है? ध्यान से समझना। सारे और आपके मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल आपके और नहीं हो सकते। क्यों? इस बात को समझने के लिए, और आपका क्या होता है बच्चों? ऐसा मतलब कंपाउंड होता है जहां से मैं कोई भी मेटल को इकोनॉमिकल वे में निकाल सकूं। कोई भी मेटल को मैं कौन से वे में निकाल सकता हूं? इकोनॉमिकल वे में मैं इसको निकाल सकता हूं, मतलब मुझे इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मिनरल की, तो मिनरल में ऐसे और भी आते हैं जिसमें से मेटल निकालने में जितना खर्चा होता है उतना उस मेटल की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, मेटल की एस्टिमेट वैल्यू उतनी नहीं होती है जितना हम उससे निकालेंगे। तो इसीलिए उसको और की कैटेगरी में नहीं रखा गया, अब बात को एक और बार समझना। सारे और आपके मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सारे और आपके मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल आपके और नहीं हो सकते। और में अनइकोनॉमिकल वे से निकालने वाला मेटल भी आता है, और में क्या जाए, मिनरल में आपका अनइकोनॉमिकल वे से निकालने वाला भी आ जाएगा, और साथ साथ इकोनॉमिकल वे से निकालने वाला भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। वो और मिनरल में क्या डिफरेंस है? और केवल इकोनॉमिकल वे से अगर मैं किसी कंपाउंड से मेटल एक्सट्रैक्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड और। ठीक है, उसको मिनरल नहीं बोलेंगे। मिनरल आपके सारे कंपाउंड्स, मतलब मिनरल के अंदर और अपने आप आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट एंड सल्फाइड और, तो इस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है।
अब मैं एक एक करके देखो, जैसे आपका पीबीएस हो गया, पीबीएस को हम क्या बोलते हैं, गेलेना। अभी इसका नाम ध्यान रखना चाहिए बच्चों आप लोगों को, अभी से। पीबीएस हो गया, जेडएनएस हो गया, जेडएनएस को हम क्या बोलेंगे, जिंक ब्लेड। जेडएनएस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, जिंक ब्लेड। तो जेडएनएस को हम, जेडएनएस का नाम क्या होगा, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। ठीक है, अगला CuFeS2, इसका नाम क्या होगा, कॉपर पायराइट। क्या नाम होगा, कॉपर पायराइट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल एग्जाम में अक्सर पूछता है बच्चों, कॉपर पायराइट। ये सारे और आपको फिर से देखने पड़ेंगे मेटलर्जी में, तो अभी से इस और के नाम आप लोग ध्यान रखो बच्चों। ठीक है, कॉपर पायराइट हो गया। एक आपका वो आपका होगा Cu2S, इसको बोलेंगे कॉपर ग्लैंस। क्या बोलेंगे, कॉपर ग्लैंस। इसका नाम क्या होगा, कॉपर ग्लैंस। ठीक है, अब देखो सल्फाइड और मैं आपको लिखाता हूं, MgSO4 6H2O, दैट इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट। ये पूछा गया क्वेश्चन है इप्सम सॉल्ट का, तो इसको ध्यान रखें। MgSO4 6H2O या फिर 7H2O, यहां पर आपका 7H2 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट। अगर मैं बात करूं यहां पर CaSO4 2H2O, इसका नाम आप लोग जानते हो, जिप्सम। अब इसीलिए मैंने इसको साथ में लिखा है ताकि आपको इप्सम और जिप्सम याद हो जाए, जिप्सम सॉल्ट। तो ये सारे सॉल्ट है बच्चों। कुछ आपके देखो नीचे वाले दोनों सल्फेट के हैं जो आपको ध्यान रखने, ऊपर वाले सारे सल्फाइड के जो आपको ध्यान रखने। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा सल्फर का। ठीक है, सल्फर आपको और कहां मिलेगा बच्चों, सल्फर आपको, आप लोग जानते हो कि वो वोल्केनिक रीजन होगा, वहां से आपको सल्फर भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि वोल्केनिक रीजन में जो भी आपका मेटल एक्सट्रैक्शन होता है बच्चों, वहां पर जो लेबर्स होते हैं वो मेटल एक्सट्रैक्शन के टाइम मास्क लगा के रखते हैं। क्यों, क्योंकि सल्फर आपका होता है वो एक्चुअली में हार्मफुल होता है। ठीक है, तो सल्फर एग्जिस्ट इन द sulfur present in volcanic रीजन में भी प्रेजेंट होता है सल्फर आपका। ठीक है, वॉल्केनिक रीजन में भी प्रेजेंट होगा वही। हाँ, इसीलिए आपका जो लेबर होता है, अगर मैं वॉल्केनिक रीजन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करता हूं तो लेबर हमेशा मास्क लगा के चलते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्केनिक रीजन के साइड सल्फर की इतनी टेंडेंसी होती है कि वो बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होती है, और वो धीरे धीरे एज को डिक्रीज करती जाती है। मतलब आप सिंपल बोल सकते हो वॉल्केनिक रीजन में सल्फर हमारे लिए हार्मफुल है। बस इतना ध्यान रखिए आप लोग, सल्फर हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, अब सल्फर में वोल्केनिक रीजन में कौन से अमाउंट में, H2S के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बात को ध्यान से समझना, ये आपका स्मॉल अमाउंट में ही होगा, स्मॉल अमाउंट में ही होगा, तो स्मॉल अमाउंट में ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल होता है बच्चों ये। ठीक है, अब सल्फर प्रेजेंट इन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो आप लोगों ने पता है कौन सा, एक तो आपको पता होगा मस्टर्ड ऑयल, मैंने पढ़ाया था मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल गैस का काफी आपको वर्ल्ड वॉर में किया गया था यूज, काफी पॉइजनस गैस होती है मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल गैस काफी पॉइजनस होती है, वर्ल्ड वॉर में किया गया था यूज। अब आपको सल्फर मिलेगा, आपको प्रोटीन्स में भी मिलता है, प्रोटीन में कहा, हेयर में आपका कौन सा होता है बच्चों, कैरेटिन प्रोटीन होता है, तो उसके अंदर आपको सल्फर का कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आपको सल्फर मिलता है। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि एक्स में भी सल्फर प्रेजेंट होता है, एक्स में भी सल्फर आपका प्रेजेंट होगा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स में भी आपका सल्फर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं यहां पर सेलेनियम और टेलोरियम। अब देखो सेलेनियम एंड, इसके बारे में अलग से बता देता हूं, नोट डाल के लिख लेना, इसको नोट डाल के लिख लेना बच्चों। सेलेनियम एंड टेलेनियम प्रेजेंट इन
present in earth crust in the form of मेटल सेलेनाइड के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ मेटल सेलेनाइड और मेटल टेरेनाइड, ठीक है, इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये तो हमारा था अकरेंस के बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है बच्चों। अब हम चलते हैं धीरे धीरे इसके एटॉमिक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ 6th एलिमेंट। ठीक है, एक एक करके समझेंगे हम सारी बातें। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ 6th एलिमेंट तो देख लेते हैं यहां पर। एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 6th एलिमेंट। 6th एलिमेंट की एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा तरीका है उसी तरीके में हम फॉलो करेंगे, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था नाइट्रोजन फैमिली में, उसी तरीके से हम पूरा पॉइंट वाइज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों बस एक बार रिवीजन इसका डेली क्या करो। डेली मतलब इनऑर्गेनिक को मतलब हाफ एन आवर या फिर 1 आवर आप हमेशा दिया करो फैमिलीज को, मतलब ये और नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, डेली अगर आपने हाफ एन आवर्स दिया, हाफ एन आवर्स या फिर ना 1 आवर्स डेली दो, डेली, तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। ठीक है, ये हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, अब देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2Np4 होगा। ठीक है, इसके लिए N की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल था। ठीक है, यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, नियॉन और ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये हो गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 2s2, जो n की वैल्यू वही रखनी है, 2s2 2p4। यहां पर क्या होगा बच्चों, 3s2 3p4। यहां पर क्या होगा, यहां से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, तो यहां पर होगा 3d10 4s2 4p4। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 4d10 5s2 5p4, और यहां पर क्या होगा 5d10 4f14। इसके पहले f ब्लॉक आता है ना, बताया था 4f14 6s2 6p4। These are the electronic configuration, general electronic configuration of 6A group element। ये सारे के सारे आपके 6A ग्रुप के एलिमेंट के मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया था ये 6A ग्रुप के आपके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई के लिए तो हम सिंपल बात कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, आयोनिक रेडियाई। ठीक है, अब देखो एज जनरल वी नो दैट डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई will increases due to the addition of extra shell,
मतलब एक्स्ट्रा शेल के एडिशन की वजह से डाउन टू द ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई बढ़ेगा। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, अब ये सब तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। अगर मैं नीचे की ओर जाऊंगा तो नीचे की ओर आपका रेडियाई बढ़ेगा, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो एटॉमिक हो, रेडियाई आपका बढ़ेगा। रीजन क्या होगा? ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। दिस इज द रीजन ऑफ मतलब एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब यहां पर अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अब हम समझेंगे, ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे बच्चों, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी होती क्या है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग जानते हो कि सिंपल बात अगर मैं बोलना चाहूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप में, ट्रेंड्स में मैं बात करता हूं। सबसे पहले इन ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब कहां की ओर इंक्रीज होगी? अप टू द। ठीक है, अगर मैं ऊपर की ओर मूव करूंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, मैं डाउन जाता हूं, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? ड्यू टू द हायर एटॉमिक रेडियाई, मतलब एटॉमिक रेडियाई बढ़ने की वजह से आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। दिस इज द पॉइंट आप लोगों को जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन पीरियड्स, ठीक है, इन पीरियड्स में बात करूं तो इन पीरियड्स में आप लोग जानते हो कि समझना, सी फिफ्थ ए ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे? सिक्स्थ ए ग्रुप से। इस चीज को ध्यान रखो, फिफ्थ ए ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे? सिक्स्थ ए ग्रुप से। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है सिंपल कि फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स contain half filled stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। अगर मैं बोलना चाहूं सिंपली अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट क्या चल रहा है कंसेप्ट में एक्चुअली। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर जो आपका फिफ्थ ए ग्रुप होता है और यहां पर सिक्स्थ ए ग्रुप होता है, ये आपका हाफ फिल्ड होता है और ये क्या होता है बच्चों? पार्शियली फिल्ड होता है। अब जनरली आपके पार्शियली फिल्ड से ज्यादा हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसकी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो IE1 अगर बात करूं मैं फिफ्थ ए ग्रुप का, वो ज्यादा होगा IE2 से सिक्स्थ ए ग्रुप से, सॉरी IE1 से। लेकिन अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ IE2 के केस में अगर मैं बात करना चाहूं तो IE2 के केस में क्या होगा? बाय रिमूविंग ऑफ, देखो IE1 से, सुनना यहां पर IE2 की बात करेंगे तो IE2 के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? हम देखते बच्चों यहां पर IE2 के लिए, यहां पर देखो M में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला M+1 और फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला M+2। दिस इज व्हाट IE1, दिस इज व्हाट IE2। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहां पर हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहां पर हाफ फील्ड है। अब देखो यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं कि फिफ्थ ए ग्रुप का तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? NH2NP3 और यहां पर कितना हो गया सिक्स्थ ए ग्रुप का? NH2NP4।
तो M में देखेंगे तो M में हाफ फील्ड कौन सा है, ये है, तो इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा होगी। लेकिन M+2 में मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब मैं देखूंगा तो ये हो गया Np2 और ये हो गया NS2Np3। अब देखो, अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मुश्किल होगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस M+1 में निकालने के लिए जो M+1 से जो M+1 के जो आउटरमोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी 2। एंड M में से अगर मुझे आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, M में से आपको इनिशियली समझना पड़ेगा, आपका इनिशियली क्या है, M है, M में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1, M+1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो हम देखेंगे M+1 में कौन सा स्टेबल है। अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए बात करें तो सिंपली हम स्टेबिलिटी देख लेंगे। अगर आयोनाइजेशन 2 के लिए निकालना हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबिलिटी देखेंगे। देखो कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, दिस वन। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ 6A ज्यादा होगा किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ 5A। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 6A ग्रुप इज मोर हायर देन 5A ग्रुप, तो 5A ग्रुप से 5A ग्रुप का जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बच्चों, वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू 6A ग्रुप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग जानते हो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों काफी कुछ केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट और पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट आपको रिपीट हो गए होंगे, एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बच्चों, अब बात समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। देखो इसमें ऑक्सीजन का ध्यान रखने वाली बात है, 3.2 ध्यान रख लो ऑक्सीजन का, हाँ सॉरी 3.5, और इसका कितना होगा 2.6। तो हम बोलेंगे कि अगर मैं ऊपर की ओर मूव करूंगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इसमें ज्यादा लगेगा। जेड इफेक्टिव बोलो या फिर साइज बोल दो बच्चों। साइज इसका क्या होगा बच्चों, कम होगा। साइज ऊपर की ओर जाने पर साइज कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के काफी क्लोज होगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के जब काफी क्लोज होगा तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें यहां तक ध्यान रखना है, और यही ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन आपका सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन आपका सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। बस इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जनरली मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो समझना, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे जनरली वर्ड और आपके एक्सेप्शन, तो दोनों में अंतर है। जनरली वर्ड का मतलब जनरली ऐसा होता है, बस इस चीज को ध्यान रखना। सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम जनरली क्या होता है बच्चों, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि साइज आपका इंक्रीज होगा, ये होता है। ठीक है, तो जनरली आपका क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलोरियम का, फिर पोलोनियम का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जो इन दोनों में थोड़ा सा यहां पर क्या बच्चों वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है, ऑक्सीजन का साइज क्या है, ऑक्सीजन का साइज क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का साइज काफी स्मॉल है।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते तो समझ सकते हैं। ड्यू टू द लोअर साइज ऑफ ऑक्सीजन highly repulsive force will act on added electron by outermost shell electron। मतलब आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से जो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं उस पर हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। जब उस पर हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आपकी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, साइज बड़ा होने की वजह से ये वाला रिपल्सिव फोर्स उतना एक्ट नहीं करता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है। एक्चुअली में जो आपके कहीं कहीं दिया होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसको समझो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर ऑक्सीजन का माइनस है, माइनस आपका हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस क्यों होगी, क्योंकि हमको वर्क करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी होगी बच्चों, एंडोथर्मिक। यहां पर क्या होगी, एंडोथर्मिक। और आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो जनरली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ये आपकी एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने की वजह से नेगेटिव ऐड करो तो अपने आप क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आती है कि क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका यहाँ पर एक्सोथर्मिक, यहाँ पर एंडोथर्मिक फिनोमिना हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखना है, इसको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइज इसका क्या होता है, छोटा होता है, साइज इसका छोटा होता है। और इसी में मैं आपको लिखा रहता हूं, जनरली थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का ज्यादा होता है किससे, सेकंड पीरियड एलिमेंट से। बस ये चीज ध्यान रख लो, सेकंड पीरियड एलिमेंट से, ये चीज ध्यान रख लो, आप लोगों को अपने आप ध्यान आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर। इसके तो हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी तो देख लिया, अब हम थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो देखते बच्चों इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमारा क्या आता है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब देखो ऑक्सीजन फैमिली का फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर के बारे में तो मैं आपको पहले ही फर्स्ट टाइम में ही बता चुका हूं, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये दोनों आपके होते हैं नॉन मेटल। तो आप समझ सकते हो ये दोनों आपके होते हैं सेमी मेटल, और ये आपके क्या होते हैं बच्चों, मेटल। तो डाउन टू द ग्रुप आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, डाउन टू द ग्रुप आपका क्या बढ़ रहा है बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, डाउन टू द ग्रुप आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो दोनों बोल सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इक्वल टू IE माइनस IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। अगर ये घटेगा तो ये भी अपने आप घटेगा ना, जनरल है बच्चों ये। ठीक है जी, जनरल बातें, इसको थोड़ा ध्यान रखो। मेटालिक कैरेक्टर पहला हो गया। अब सेकंड में बात करता हूं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहां पर सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, इसमें कोई इतना रोल नहीं है। अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम, अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो आपका मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, इंक्रीज कर जाएंगे। ड्यू टू द वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू द वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन स्ट्रेंथ, कैसे लिखेंगे इसको, ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से आपका इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स आपका कैसे बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स हम किसको बोलते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स को, किसको बोलते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स को। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्स की क्या होगा बच्चों, ठीक है, अब समझना यहां पर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, समझना, अब वंडरवॉल फोर्स साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अब इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी, पोलराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, पोलराइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो अपने आप यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स ऑब्वियसली बढ़ने वाली बात है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते बच्चों कैटिनेशन पावर। अब कैटिनेशन पावर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैटिनेशन क्या होता है, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, ठीक है, सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी। मैंने लास्ट आपको नाइट्रोजन फैमिली में बताया था कि कैटिनेशन क्या होता है, थर्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन आपका क्या होता है, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज की जो एबिलिटी होगी वो क्या होगा, कैटिनेशन पावर, ठीक है, कैटिनेशन पावर होगा, ठीक है। अब इस ग्रुप में ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम, इन सब में सबसे ज्यादा कौन रखता है, सल्फर। सल्फर हैज हायर कैटिनेशन पावर अमंग ग्रुप, मतलब ग्रुप में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर किसकी होती है बच्चों, सल्फर की होती है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कैटिनेशन पावर आपकी किसकी होती है सबसे ज्यादा बच्चों, सल्फर की। अब सल्फर की कैटिनेशन पावर अगर ज्यादा होती है तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि अब आपकी यहां से हम एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स कैन फॉर्म एलोट्रोप्स। अब जैसे देखो ऑक्सीजन का क्या, O2 एंड O3, ऑक्सीजन और डाई ऑक्सीजन और ये आपका क्या हो जाएगा, ओजोन। सल्फर का कौन कौन से फॉर्म में होता है, रोहम्बिक सल्फर, अल्फा बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर, ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे एलोट्रोप्स के बारे में, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, ये सारे आपके सल्फर के फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये सारे आपके सल्फर के फॉर्म में होते हैं। और ऐसी भी आपका एग्जिस्ट करता है डिफरेंट एलोट्रोपिक्स फॉर्म में, डिफरेंट एलोट्रोपिक्स फॉर्म में, लेकिन इसका कोई अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। ऑक्सीजन आपका O2 O3 में, सल्फर आपके भी एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से डिफरेंट सल्फर आपका नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करेगा, सल्फर अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन भी अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करेगा। डाई ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हो, और ओजोन लेयर के बारे में, ऑक्सीजन वहां पर ओजोन लेयर के फॉर्म में होती है, ठीक है, ये भी आप जानते हो। अब हम बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी समझते बच्चों एक एक करके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। बेटा जिस तरीके से मैंने लास्ट मतलब नाइट्रोजन फैमिली में जो जो पॉइंट लिए हैं वही पॉइंट मैंने यहां डिफाइन किए, तो आपको पॉइंट वाइज आप लोग ध्यान रख सकते हो इजीली, इसलिए मैंने यहां पर वेरिएशन नहीं किया पॉइंट का, नहीं तो आपको याद करने में काफी दिक्कत होगा, तो इसीलिए मैंने पॉइंट का कोई मतलब अलग से वो अलग नहीं किया, पॉइंट को मैंने सिमिलर रखा है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है, हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चों अक्सर, अब हम सबसे पहले बोलते हैं ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म, मेनली ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म, डाइएटॉमिक फॉर्म मेनली O2, मतलब इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, O2 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ p पाई बॉन्डिंग, p पाई बॉन्डिंग बनाने की वजह से, ठीक है, p पाई बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन एटम आपस में क्या बना लेते हैं, p पाई बॉन्डिंग। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों यहां पर, लेकिन सल्फर एंड अदर एलिमेंट ऑफ 6th A group cannot form या फिर don't form p पाई bonding due to the larger size। इसका मतलब p पाई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो p पाई d पाई तो बनाएगा, ये बात ध्यान रखना है। सल्फर आपका p पाई d पाई बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। लार्जर साइज की वजह से आपका p पाई बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं 6th A ग्रुप के एलिमेंट बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। हैंस सल्फर एग्जिस्ट in the form of acid and H6। एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, ये हो जाएगा एसिड, ये हो जाएगा आपका H6, ठीक है। जहां जहां मैं डार्क सर्कल कर रहा हूं वहां आपका क्या एटम प्रेजेंट है। देखो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, क्राउन शेप। इस शेप को हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्राउन शेप। ये एक तो क्राउन शेप में होता है, क्राउन शेप, ठीक है। क्राउन शेप मतलब एसेट फॉर्म में, ठीक है। और ये कौन सा शेप हो गया बच्चों, इसका चेयर फॉर्म। यहाँ पर चेयर फॉर्म में होता है बच्चों, जो कि आपका क्या होता है, S6। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। ये आपका इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो मेनली हमको ऑक्सीजन के बारे में जानना है, क्योंकि इस देखो हर ग्रुप के हमको सेकंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बारे में आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट आपके ग्रुप के वो आपके सिलेबस में नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीजन का मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीजन का मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, -2, ठीक है। -2 ऑक्सीजन का मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और इस ग्रुप का क्या होगा, ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप 6 से का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होगा बच्चों, ग्रुप नंबर -8 टू ग्रुप नंबर कितना है, 6, और ग्रुप नंबर -8 मतलब 2 to -6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपका कहां से कहां लाई करेगा बच्चों, -2 से 6 तक, मतलब ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन फिर भी आपका कई ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों, आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहला -2 कौन से में होता है बच्चों, ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। -1 किस में होता है बच्चों, पेरोक्साइड में होता है, जैसे H2O2, ठीक है। इसकी बात कर ली, ठीक है। यहाँ पर Na2O2, इसमें भी आपका क्या होगा, पेरोक्साइड में O के ऊपर क्या हो जाएगा, -1। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर O2 के ऊपर कितना है, -2, और एक ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, -1। नहीं तो आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल के चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर Li2O, MgO, ऑक्साइड का तो आपको -2। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर -1/2,
माइनस हाफ किसमें होता है? सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड्स में होता है। जैसे KO2 में कितना है बच्चों? माइनस हाफ है। KO2 में कितना है? माइनस हाफ होता है KO2 में। अब यहां पर आपका +2 भी एग्जिस्ट करता है। +2 किसमें एग्जिस्ट करेगा? OF2 में, मतलब ऑक्सीजन फ्लोराइड में। ऑक्सीजन फ्लोराइड में आपका प्रेजेंट करेगा। अब यहां पर +1 भी एग्जिस्ट करेगा किसमें? O2F2 में। O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। आप खुद से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन को X माना तो 2X प्लस फ्लोरीन के ऊपर -1 इक्वल टू 0, तो 2X प्लस 2 X इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1। तो इस तरीके से निकाल भी सकते हो आप हर किसी का, ठीक है। तो ये काफी इजी था, एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को पक्का अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों सल्फर के बारे में, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो यहां पर समझते हैं। देखते हैं यहां पर अच्छे से। सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझ लेते हैं। सल्फर का अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो 3s2 3p4। देखो d ऑर्बिटल, देखो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d। अब दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, तो ये आपका +2 भी शो करेगा। अगर इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने d में ट्रांसफर कर दिया तो इस बार कितने अनपेयर होंगे? यह हो गया बच्चों आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझना। अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s2 3p3 3d1, मतलब एक्साइटेड स्टेट 3d में चला गया, तो यहां पर ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसमें? एक 3 तो आपके 3p में, एक 3d में, तो यहां पर कितना हो? +4। इसी तरीके से अगर मैं अगले स्टेप में मूव करूं तो यहां पर सल्फर का कितना हो जाएगा बच्चों? 3s1 3p3 3d2, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कभी कभी पूछ सकता है बच्चों घुमा के कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर कितने अनपेयर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 अनपेयर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? +6 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आपके ऑक्सीडेशन नंबर इसके होते जाएंगे, ठीक है। अब जनरली मैंने आपको बताया था एक इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। जनरली अगर मैं बोलूं कि डाउन टू द ग्रुप आपका क्या होगा? डाउन टू द ग्रुप आपका हायर ऑक्सीडेशन नंबर की क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो समझना इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है बच्चों? बोलता है कि जनरली अगर मैं नीचे जाऊंगा, ग्रुप से नीचे जाऊंगा, तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ठीक है। अब डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, समझना, यहां तक पोलोनियम का तक कर लो, ठीक है। टेलोरियम तक कर लो। डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, पोलोनियम के बारे में बताता हूं। डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर एक मेरे पास +4 वाला है, +4 वाला डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो स्टेबल होगा, और +6 वाला क्या हो जाएगा बच्चों? अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलना चाहूं, कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए ऐसा +4 Ac+4 और Te+4, विच वन इज मोर स्टेबल, देन क्या लिखोगे? Te+4, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए Ac+6 और Te+6, विच वन इज मोर स्टेबल, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि ग्रुप में ऊपर जाएंगे तो +6 स्टेबल होगा, नीचे जाएंगे तो +4 स्टेबल होगा, ठीक है। अब पोलोनियम आपका कभी -2 शो नहीं करेगा। पोलोनियम नेवर शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
-2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका वाई, क्योंकि पोलेनियम क्या है बच्चों, मेटल है। पोलेनियम क्या होता है बच्चों, आपका मेटल होता है। पोलेनियम अगर मेटल है तो आपका -2 तो शो नहीं करेगा, ये हमेशा क्या शो करेगा बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, काफी इजी है। अब हम बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने ग्रुप से काफी अलग मतलब अपने ग्रुप जैसा, मतलब हमेशा सेकंड पीरियड एलिमेंट कुछ अलग ही बिहेवियर शो करेगा अपने ग्रुप में। तो एनामोलस, ठीक है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, सेकंड पीरियड एलिमेंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा अलग बिहेवियर शो करेंगे। एनामोलस बिहेवियर, ठीक है, कौन कौन से बिहेवियर, जैसे आपके पी पाई बॉन्डिंग बनाने के, सुनना ध्यान से, पी पाई बॉन्डिंग बनाने के -2 ऑक्सीडाइजेशन नंबर ओनली, मतलब ज्यादा आपका -2 ऑक्सीडाइजेशन नंबर होता है। ये सब बिहेवियर आपका शो करता है। क्यों करता है बच्चों एनामोलस बिहेवियर शो? अब देखो ऑक्सीजन का बिहेवियर आपको बता देता है कौन कौन से बिहेवियर। पी पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी, ठीक है, पहले पी पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी आपकी इसके अंदर आ जाएगी और बाकी किसी में नहीं है। मतलब एनामोलस बिहेवियर का मतलब वैसा बिहेवियर जो अपने ग्रुप में नीचे वाले एलिमेंट में नहीं है, केवल ऊपर वाले में। ऊपर वाला मतलब सेकंड ग्रुप आपको अलग हो जाता है, सेकंड ग्रुप आपका कुछ अलग वो होता है कुछ बिहेवियर की वजह से। वही बिहेवियर आपका एनामोलस बिहेवियर, जैसे ऑक्सीजन -2 ओनली, मतलब मेनली मतलब जनरली आपका सबसे ज्यादा -2 शो करता है। तो ये है दोनों। इसके अलावा और भी बिहेवियर है, इन दोनों बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, एनामोलस बिहेवियर। क्यों शो करता है? स्मॉल साइज की वजह से, स्मॉल साइज की वजह से सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। सिमिलरली थर्ड आपका क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अक्सर पूछ रहा था बच्चों, कौन सा आपका एनोमलस बिहेवियर शो नहीं करेगा, कौन सा आपका एनोमलस बिहेवियर होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक बार पूछा था क्वेश्चन, विच वन इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप, तो उसमें ऑप्शन था पी पाई बॉन्डिंग, तो सीधा आपको टिक करना था पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी ज्यादा होती है, हाई होती है। तो यही 4 रीजन की वजह से ये जो ऑक्सीजन है वो कुछ अलग सा बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलेनियम से, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक सारी केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके केमिकल कंपाउंड्स और ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको यहां तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।